स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम लगभग 6 से 8 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में जब देखेंगे आप, इस पूरे डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो लगभग 16 चैप्टर हैं और जो 16 के 16 चैप्टर है वो आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स में बहुत सारा ऐसा डेटा है जिसको आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जो आपके आंसर को इनरिच करता है। और जो करेंट डेटा है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने आंसर में उसको पुट करते हैं, ऑथेंटिक डेटा को पुट करते हैं, तो आपके आंसर में जो ऑथेंटिसिटी आती है। दूसरा, प्रीलिम्स में आपने देखा हो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं। वो डेटाबेस क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते हैं, इसी डॉक्यूमेंट से आते हैं। मैं अभी आपको वो भी हाईलाइट करते चलूंगा कि किस तरीके के एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इस डॉक्यूमेंट में वो सब चीजें मेंशन होती हैं। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर को जो मेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ जरूरी चीजें इस आर्थिक सर्वेक्षण में आएंगी। मैं आपको इनपुट देते रहूंगा, उनको आप मेंस के अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये रिसेंट और करंट डेटा है और गवर्नमेंट का डेटा है ना। आज अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करता हूं इसका, और इसमें लगभग 16 चैप्टर हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो देख लेते हैं कि वो 16 चैप्टर कौन कौन से चैप्टर इसमें हमें कवर करने होते हैं, है ना। और उसका जो पहला चैप्टर है, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे, जो जिसमें ओवरव्यू दिया हुआ है पूरी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर से हम जो है उसका जो चैप्टर 2 है उसको शुरू करेंगे, ठीक है, जो कुछ भी होगा। ठीक है, तो आज हम इंडेक्स देखेंगे इसका, और इंडेक्स के बाद जो है इसका जो प्रॉपर सेकंड लेक्चर आएगा, इसका जो पहला लेक्चर है ना, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को जैसे शुरू करते हैं तो वहां आपको एक प्रस्तावना दिखती है ना। तो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है इसको देख ले, ताकि एक समझ बने हमारी कि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे आखिर किन चीजों पर बात करता है। तो जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी एज इट इज, मैंने यहां पर स्लाइड्स तैयार की हैं एज इट इज, उसकी लैंग्वेज में चेंज नहीं किया है, ताकि आप किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जो है आपकी अप्रोच है उसको भी आप बेहतर कर पाए या समझ पाए एटलीस्ट, है ना। और दूसरा ये कि मेरी एब्सेंस में भी आप इस डॉक्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से पढ़ पाए, ताकि मैं आपकी जो पढ़ने की अप्रोच है उसको भी ठीक कर सकूं इसके माध्यम से, है ना। इसलिए मैंने ओरिजिनली चीजों को यहां पर रखा हुआ है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का प्रकाशन प्रदेश की आर्थिक प्रगति को परिलक्षित करने का अवसर मात्र ना होकर, मतलब प्रदेश की आर्थिक प्रगति को तो परिलक्षित करेगा, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य यह नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सामाजिक आर्थिक समावेशन और इच्छित एवं लक्षित विकास की अवधारणा का मूल्यांकन करने के लिए, मतलब मध्य प्रदेश सरकार की जो इच्छाएं हैं, लक्ष्य हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए जो आर्थिक सर्वे है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इस लाइन को आप कहीं अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ है वर्ष 2047 तक, जब देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जब हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित मध्य प्रदेश बनाने की मनोरम संभावना को भी तलाश रहे होंगे, है ना। तो वो मनोरम संभावना जो है वो कैसे पूरी होगी, जब हम हमारी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन समय समय पर करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी इसका मूल्यांकन करना, आर्थिक सर्वे करना प्रदेश का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे लिखा है, इस सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बैंकिंग, सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग एवं व्यापार, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, सुशासन, गवर्नेंस, खेल एवं युवा कल्याण, है ना, खेल, स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर, और मध्य प्रदेश के में उद्भव होती सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, कल्चरल इकोनॉमी, इन सब की हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे, इस पूरे डॉक्यूमेंट में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी है इंट्रोडक्शन। आगे देखिए, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, अब हम उनको देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर आप देखेंगे तो पहले चैप्टर में आपको, पहले चैप्टर में आर्थिक स्थिति को पढ़ना है
है ना, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पढ़ना है और एक समीक्षा के रूप में उसको देखना है। ठीक है, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, ये लिखा हुआ है चैप्टर 1 अध्याय 1, है ना। इसमें आपको आर्थिक उत्पादन से संबंधित कुछ चर्चाएं करनी है, यहाँ वित्तीय नींव या सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र की बात करनी है। देखिए ये जो चैप्टर है ये यहां डिटेल में नहीं है, ये आप जब इनके चैप्टर में जाएंगे, डेडिकेटेड चैप्टर इनके दिए हैं, चैप्टर 2, जैसे ये चैप्टर 3 का पूरा चैप्टर है ना, ये चैप्टर 2 में जब जाएंगे तो ये पूरा आपको डिटेल में मिलेगा, 3 में ये मिलेगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास चैप्टर 4 में ये पूरा मिलेगा। ठीक है, विकास के उत्प्रेरक के रूप में जो है एमएसएमई, व्यापार, निवेश, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी, ये आपको इनके डेडिकेटेड चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन में भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताया है। तो आज जो है इंट्रोडक्शन की क्लास में, जैसे समावेशी भविष्य के लिए शिक्षा, सेवा और सामाजिक स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, नवाचारी शासन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, खेल एवं युवा कल्याण, ये सारे चैप्टर हैं इसमें। तो ये जो सारे चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर को डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, है ना, जब हम प्रॉपर तरीके से चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन एक समीक्षा के रूप में इनमें देखेंगे कि इनमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है और क्या बात की जा रही है ना, उसको हम आज ही की क्लास में देख लेंगे, है ना। अगली क्लास में डेडिकेटेड चैप्टर शुरू होंगे इन पर, तब हम थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आर्थिक उत्पादन से संबंधित हम देखते हैं। आर्थिक उत्पादन, देखिए प्रदेश का जो है आर्थिक उत्पादन वहां की जीडीपी से मापा जाता है। तो देखिए पहला जो चैप्टर है वो हमें जीडीपी का ही मिलता है, स्टेट जीडीपी का। तो पहला जो चैप्टर है हमें स्टेट जीडीपी का पढ़ना है और उसमें हमें मध्य प्रदेश की जीडीपी को देखना है। यहां दो कीमतों पे देखना है, एक प्रचलित कीमत यानी मार्केट प्राइस पे और एक स्थिर कीमत यानी बेस प्राइस पे। ठीक है, बेस प्राइस पे और मार्केट प्राइस पे। अब देखिए यहां हेडिंग पढ़ेंगे जब, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर भावों पर। तो स्थिर भावों के लिए हमने बेस ईयर डिसाइड किया 2011-12। तो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या है, तो आप कहेंगे 2011-12। ठीक है, एक सवाल प्रीलिम्स का निकल के यहां से आ सकता है। अब प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या है इसको देख लेते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य के भीतर उत्पादित, किसके भीतर, राज्य के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। तो स्टेट जीडीपी क्या है कि राज्य के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, स्टेट जीडीपी कहते हैं। लेकिन जब भारत के जीडीपी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत के भीतर उत्पादित, भारतीय राज्य क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं, लेकिन यहां हम कुल मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं। तो इसमें अंतर है। तो कुल मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है कि उन जो भी आप गुड बना रहे हो वो फिनिश गुड हो या फाइनल गुड हो, उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन जब हम अंतरिम की बात करते हैं तो उसमें फाइनल गुड को ही जोड़ा जाता है, फाइनल गुड की प्राइस को ही जोड़ा जाता है। जब आपकी इकोनॉमी की क्लास होती है तो उसमें आपको डिटेल से इस चीज को बताया गया होगा। और इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रचलित भावों पर तो मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपको जीडीपी भी ज्यादा दिखाई देगी, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होता। ठीक है, तो इस पे देखें 2023-24 में प्रचलित कीमतों पे मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है 13,63,327 करोड़ रुपए है। किस कीमत पे, प्रचलित कीमतों पे। लेकिन प्रचलित कीमतों में जैसा यहां लिखा है कि यहां मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होता, मतलब महंगाई के साथ जो है कीमतें बढ़ती हैं और कीमतें बढ़ने से हमें लगता है कि हमारी जीडीपी मॉनेटरी टर्म्स में भी बढ़ती है, लेकिन एक्चुअल में वो बढ़ती नहीं है। इसलिए हमें जीडीपी का अगर सटीक और सही आकलन करना है तो हमें जीडीपी को स्थिर कीमतों पे देखना होगा। तो नीचे देखिए एक और चीज अच्छा मैं बता दूं इसमें आपको कि 13,63,327 करोड़ 2023-24 की जीडीपी का अनुमान है हमारा। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में देखें तो जो जीडीपी थी 12,46,731 करोड़ रुपए थी, 12,46,771 करोड़ रुपए थी, जो लगभग 9.7 की वृद्धि को दर्शाता है। तो एक फिर से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में इकोनॉमिक सर्वे
2023-24 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी है प्रचलित कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ऑप्शन दे देगा 8% बढ़ी है, 9.37% बढ़ी है, 9.80% बढ़ी है, 8.2 मान लीजिए इसको, और 11% बढ़ी है, 11.2%। कितने परसेंट बढ़ी है? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें? 9.37 प्रचलित कीमतों में, इसको ध्यान रखिए, प्रचलित कीमतों पे इतने परसेंट बढ़ी है। ठीक है, दूसरा यहां देखेंगे स्थिर कीमतों में। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा वास्तविक आर्थिक वृद्धि का एक सटीक माप प्रदान करता है। जो मैं आपसे कह रहा था ना, यहां पर मुद्रास्फीति का समायोजन किया जाता है, मतलब ये जो है हमें एक वास्तविक माप देता है अर्थव्यवस्था की, इसलिए स्थिर कीमतों पर हमेशा हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। यह समायोजन मूल्य स्तरों के प्रभावों के बिना आर्थिक उत्पादन के वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है ना। अब यहां देखें मध्य प्रदेश की जीडीपी 2023-24 में 6,60,363 करोड़ रुपए है, जहां आप प्रचलित कीमतों पर मध्य प्रदेश की जीडीपी देख रहे थे 13,63,327 करोड़ रुपए थी, वो लगभग आधी हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? 6,60,363 करोड़ रुपए हो जाती है। तो वास्तविक मध्य प्रदेश की जीडीपी इतनी है ना। ये तो मुद्रास्फीति के कारण हमें इतनी दिखाई देती है। जो पिछले वर्ष की तुलना में देखें, पिछले साल 6,22,908 करोड़ थी, तो इसमें भी वृद्धि हुई, और वृद्धि कितनी हुई है? 6.1%। फिर दूसरा सवाल आपका बनता है कि आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्थिर भावों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन आ जाएगा 6.01% की वृद्धि हुई है, दूसरा आ जाएगा 9.37% की वृद्धि हुई है, चौथा आ जाएगा 7.26% की वृद्धि हुई है, और अगला आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, 10% की वृद्धि हुई, मान लीजिए 10.2% की वृद्धि हुई है। तो क्या आंसर होगा? स्थिर कीमतों पर 6.01% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। ठीक है, अब एक अंतर मैं आपको बता दूं कि प्रचलित भाव और स्थिर भाव क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता दूं इसमें, है ना, क्योंकि कई बार कोई कंफ्यूजन हो सकता है कि ये प्रचलित भाव और स्थिर। जल्दी से बताऊंगा, बहुत जल्दी से, है ना। ये मेरी इकोनॉमी की ट्रेडिशनल क्लास नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत तेजी से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक कंपनी ले लेते हैं हम, उसको ए नाम दे देते हैं कंपनी, और वो कंपनी है, प्रोडक्शन करती है, और किसी मंथ में या साल में जो है 1,000 प्रोडक्ट बनाती है। कितने? 1,000 प्रोडक्ट बनाती है। और प्रोडक्ट की अगर प्राइस की बात करें तो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है 100 रुपए होता है, मान के चलते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम देखें तो टोटल अगर वैल्यू में देखें, पैसे में देखें, तो इस कंपनी ने 1,000 प्रोडक्ट बनाए, 100 रुपए एक प्रोडक्ट की प्राइस थी, तो ऐसे इस कंपनी ने जो है 1 लाख रुपए का व्यापार किया। ठीक है, 1 लाख रुपए का व्यापार किया, तो इस कंपनी का वैल्यू कितनी कि भाई, इस कंपनी की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए है, ये कंपनी ए है। और इसका हम ईयर ले लेते हैं, जो हमारा बेस ईयर है 2011-12, उसको ले लेते हैं। मान लीजिए इसी कंपनी को मैं लेता हूं, ए कंपनी को, और आज 2023-24 की बात करते हैं, 2023-24 की बात करते हैं। इसी कंपनी ने फिर से 1,000 प्रोडक्ट का उत्पादन किया, और चूंकि प्रोडक्ट की प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गई, क्योंकि 2011 से 2023-24 में 13 साल हो गए, 13 साल में महंगाई बढ़ी, चीजों के दाम बढ़े, तो इसका जो प्राइस है मान लीजिए 300 रुपए हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस 300 रुपए हो गया, 3 गुना बढ़ गया। तो इस हिसाब से देखें तो जो जीडीपी थी वो अब, ये कंपनी की जो वैल्यू थी वो 3 लाख हो गई। तो कंपनी की वैल्यू ऐसे देखने में आपको लग रहा है, जब आप मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं, कि एक कंपनी 2023-24 में 3 लाख रुपए की हो गई है, जो कि 2011-12 में 1 लाख रुपए की थी। तो आपको लगेगा कि भाई ये कंपनी 3 गुना बढ़ गई है, नहीं, गलत लग रहा है आपको। एक्चुअल में प्रोडक्शन तो कंपनी का उतना ही है, कंपनी में कोई वृद्धि हुई नहीं। कंपनी में जो मॉनेटरी टर्म्स में आपको वृद्धि दिख रही है, उसका कारण जो है ये प्राइस का बढ़ना है, ये इन्फ्लेशन है, महंगाई की वजह से इस कंपनी की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है। एक्चुअल में प्रोडक्शन के लेवल पे कंपनी में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है ना। इसलिए जब भी हम स्टेट जीडीपी की बात करें, स्टेट जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें हमेशा स्थिर कीमतों पे उसके आंकड़ों को देखना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था।
अगला हम देखते हैं इसमें, अगला देखिए यहां पे एक चार्ट दिया हुआ है, यहां स्टेट जीडीपी को दिखाया हुआ है ना, यहां स्टेट जीडीपी को दिखाया हुआ है और इसमें स्टेट जीडीपी को की ग्रोथ को दिखा रहा है साल दर साल 2011-12 से लेके। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये वर्तमान मूल्यों पे स्टेट जीडीपी को दिखाती है और येलो वाली लाइन जो है स्थिर कीमतों पे जीडीपी को दिखाती है। स्थिर कीमतों के लिए आधार वर्ष हमने क्या डिसाइड किया है, 2011-12, इस चीज को याद रखेंगे। तो आप देखेंगे जब स्थिर कीमतों पे 2011-12 पे जब जीडीपी डिसाइड होती है, उन पे कैलकुलेशन होता है, तो उस समय का वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य ऑब्वियसली बात एक ही रहा होगा। पर आप एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो येलो वाली लाइन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जबकि जो ब्लू वाली लाइन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, प्रोडक्शन उतनी तेज नहीं बढ़ता जितनी तेज उसका प्राइस बढ़ता है। तो प्राइस के कंटेक्स्ट में मध्य प्रदेश की जीडीपी 2023-24 में 13,63,327 करोड़ का अनुमान है, इतना होने का, है ना। और जबकि उसी को देखें तो उसके लगभग आधी से भी कम 6,60,367 करोड़ होने का अनुमान है ना, मतलब आधी हो गई प्राइस के कंटेक्स्ट में देखें। यहां मैं आपको एक ट्रेंड नोट कराता हूं, आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है 2011-12 से लेके लगातार 2019-20 तक, लगातार कोविड से पहले तक लगातार बढ़ी है इन सालों में। लेकिन कोविड के बाद एक छोटा सा श्रिंक आता है, 5.67 से जो जीडीपी है 5.41 की हो जाती है, 5.41 की हो जाती है, या बोले 56 लाख, ये कितना नंबर है, एक मिनट, 5,67,525 करोड़ से 5,67,525 करोड़ से 5,41,016 करोड़ हो जाती है। मतलब यहां एक हमें डाउनफॉल या श्रिंक देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, उसके बाद फिर से हमें जीडीपी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि पिछले 4 वर्षों में मध्य प्रदेश की जीडीपी में प्रचलित कीमतों पे नहीं, यह है स्थिर कीमतों की बात, स्थिर कीमत येलो वाला, स्थिर कीमतों पे पिछले 4 सालों में वृद्धि हुई है। और पिछले 13 वर्षों में जब से हमने आधार कीमत डिसाइड की है, तब से हम सिर्फ एक बार कोविड के टाइम पे मध्य प्रदेश की जीडीपी में श्रिंक आया है। अगर हम प्रचलित कीमतों की बात करें, वर्तमान मूल्यों की बात करें, तो मध्य प्रदेश की जीडीपी लगातार बढ़ी है। डाउट हो सकता है हमें, फिर से यहां देखते हैं 2020-21 कोविड के टाइम पे तो 9,27,855 करोड़ थी, जो कि 9,46,000, थोड़ी सी यहां भी वृद्धि हुई, श्रिंक नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर कीमतों पे या बाजार कीमतों पे मध्य प्रदेश की जीडीपी लगातार 13 सालों से बढ़ रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको यहां से निकालना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगला देखिए, हम अब मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकालते हैं कि मध्य प्रदेश की जो टोटल जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन को हटा के, डेप्रिसिएशन को हटा के उस वहां के लोगों की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, ठीक है। तो 2011-12 से लेकर 2023-24 तक मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राज्य के आर्थिक विकास और समृद्धि की सशक्त कहानी प्रस्तुत करती है, ऐसा ही कहना है, ठीक है। देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी, नेशनल स्टेट डोमेस्टिक नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो जो था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, और ये है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो ग्रॉस में से कुछ चीजों को हटाया जाता है ना, टैक्सेस वगैरह को हटा देते तो हमारा जो है नेट जीडीपी आ जाता है, और जब नेट जीडीपी आता है उसी से हमारे राज्य की पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, तब हम स्टेट की पर कैपिटा इनकम को निकाल पाते हैं। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं, इसमें वृद्धि हुई है। अब प्रचलित भावों पर 2011-12 में स्टेट की पर कैपिटा इनकम थी 38,497 रुपए, किस पे? प्रचलित भावों पे याद रखिए। और जो 2023-24 में कितनी हो गई है, 1,42,565 करोड़, मतलब लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। किस पे? लगभग 4 गुना वृद्धि हुई प्रचलित कीमतों पे। किसमें? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में। मतलब मध्य प्रदेश अमीर होता हुआ दिख रहा है प्रचलित आंकड़ों के आधार पर कहें तो। क्या ये वास्तव में स्थिर भावों पे भी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। जब हम स्थिर कीमतों पे देखते हैं तब भी हमें एक वृद्धि दिखाई देती है। स्थिर कीमतों पे 38,497 रुपए
2011-12 में थी, जो अब कितनी हो गई है, 66,441 रुपए हो गई है ना। तो स्थिर कीमतों पे मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है 66,441 रुपए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन याद रखिए। दूसरा, मार्केट कीमतों पे या प्रचलित कीमतों पे मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार 1,42,565 रुपए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक ठीक है, यहां से ये दो चीजें आपको याद रखनी थी। तो प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की कितनी है स्थिर कीमतों पे 66,541 और प्रचलित कीमतों पे 1,42,565। ठीक है, यहां एक ग्राफ दिखाया गया है। यहां आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बताता है। ये जो ब्लू वाली लाइन है वो वर्तमान कीमतों पे बताती है प्रति व्यक्ति आय को, और जो येलो वाली लाइन है वो स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय को बताती है। प्रति व्यक्ति आय को डिसाइड करने के लिए भी हमने आधार वर्ष को 2011-12 रख रखा है। ठीक है, तो 2011-12 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर और बाजार कीमतों पर 38,497 थी, जो कि वर्तमान में 1,42,565 करोड़ प्रचलित कीमतों पे हो गई है और 66,441 रुपए बाजार कीमतों स्थायी कीमतों पे या आधार वर्ष के कीमतों पे हो गई है। ठीक है, ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। यहां फिर से वही ट्रेंड है, सेम ट्रेंड है कि लगातार मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि हुई है। यहां कोविड के समय भी वृद्धि हुई है, लेकिन ये प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है। लेकिन जब आप देखते हैं यहां पे आधार वर्ष पे या स्थिर कीमतों पे, तो हमें एक श्रिंक देखने को मिलता है। यहां 4,60,000 है ना, तो 4,000 की जो है वो हमें कमी देखने को मिलती प्रति व्यक्ति आय में। जहां 60,452 रुपए मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 2019-20 में, वो 20-21 में 56,086 रुपए हो जाती है। तो यहां श्रिंक देखने को मिलता है, फिर उसके बाद लगातार प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो मतलब पिछले 4 सालों में प्रति व्यक्ति आय लगातार मध्य प्रदेश की बढ़ रही है। यहां तो पूरी 13 सालों में प्रचलित कीमतों पर बढ़ी रही है, और यहां से देखें तो पिछले जो 10 सालों में वो भी लगातार बढ़ी थी प्रति व्यक्ति आय, है ना। ठीक है, ये यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला देखिए ये चीजें ना आपकी प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी, जब अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आए ना तो आप ये बिल्कुल चार्ट बना के आइए वहां पे, है ना, एग्जाम में। अब चार्ट कैसे बनाएंगे आप, मैं बताऊं आपको। मेंस में अगर आपको चार्ट बनाना है तो आपको ना कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना है, और आपको सिर्फ 2011 और 12 का डेटा याद रखना है, 2020 और 21 का थोड़ा सा डेटा याद रखना है, और करेंट का 2023-24 का डेटा याद रखना है। तो आप बता सकते हैं कि यहां से जो है स्टेट जीडीपी प्रचलित कीमतों पर लगातार बढ़ी, थोड़ी सी श्रिंक हुई और फिर उसने फिर बढ़ना शुरू किया। ठीक है, ये प्रचलित कीमतों पर, सॉरी स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर दिखाएंगे तो आप बता सकते हैं कि स्टेट जीडीपी जो है लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, और ये इफेक्ट डालते हैं, बहुत इफेक्ट डालते हैं एग्जामिनर पे। ठीक है, तो जो आप जब भी एग्जाम लिखे, मेंस का एग्जाम लिखे, जहां गुंजाइश हो इस तरीके का चार्ट जरूर बनाइए। अब देखते हैं सकल मूल्य वर्धित। ठीक है, ये क्या होता है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड। इसके नाम से ही लग रहा है ग्रॉस वैल्यू एडिड, है ना, तो कहीं ना कहीं ग्रॉस वैल्यू एडिड, मूल्य वर्धित, वैल्यू ऐड करने की बात हो रही है। तो जैसा आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 मेन पिलर होते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र शामिल होते हैं। तो यहां हमें देखना है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों का क्या योगदान रहा है, द्वितीयक क्षेत्रों का क्या योगदान रहा है, और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्रों का क्या योगदान रहा है। इसी बारे में हमें यहां चर्चा करनी है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मध्य प्रदेश के जीवीए डेटा में एक मजबूत और विकसित होती अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कृषि उत्पादकता में सकारात्मक रुझान, औद्योगिक स्थिरता, सेवा क्षेत्र राज्य के आर्थिक भविष्य की एक आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि और विविधीकरण मध्य प्रदेश की संतुलित एवं सतत आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक, एक इंट्रोडक्शन हो गया।
अच्छी लाइन है, आप इसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ये देखिए चार्ट, ये आपके काम का है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2023-24 अग्रिम के लिए वर्तमान मूल्यों पर मध्य प्रदेश के जीबीए में क्षेत्रीय योगदान। तो यहां देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि पशुपालन जैसी गतिविधियां आती हैं, तो उनमें मध्य प्रदेश का वर्तमान मूल्यों पर है, इसको याद रखिएगा, वर्तमान मूल्यों पर। तो 45.53% जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्रचलित कीमतों पर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 18.47% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, किसमें, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। और जब टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो 36% जो है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। ये किस पे, प्रचलित कीमतों पे इतना इतना योगदान है। तो प्रचलित कीमतों पे सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कृषि का या प्राथमिक गतिविधियों का, है ना। दूसरे नंबर पे है तृतीय गतिविधियां या सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है 36%, और तीसरे नंबर पे 18.47% के साथ मैन्युफैक्चरिंग आता है, जिसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये है वर्तमान कीमतों पे। तो सवाल आ सकता है निश्चित तौर पे आपको अरेंज करने के लिए कि वर्तमान कीमतों पे मध्य प्रदेश के जीबीए में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, उसके बाद टर्सरी क्षेत्र का है, और उसके बाद सेकेंडरी क्षेत्र का है। तो इस सीरीज को, इस क्रम को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं वर्तमान कीमतों पे, देख लिया हमने, अब देखते हैं हम स्थिर कीमतों पे क्या स्थिति है। स्थिर कीमतों पे देखते हैं तो वही बात लिखी है, वर्ष 2023-24 अग्रिम के लिए स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश के जीबीए में क्षेत्रीय योगदान। अब क्षेत्रीय योगदान को देखते हैं तो ये जो ब्लू इंडिकेट करता है, ये ब्लू वाला जो है पॉइंट, ये इंडिकेट करता है प्राइमरी सेक्टर को। तो यहां आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में 35.82% जो है कंट्रीब्यूशन है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 24.54% जो है कंट्रीब्यूशन है किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, और 39.64% है किसका, टर्सरी सेक्टर का। मतलब कहें कि स्थायी कीमतों पर जब हमने देखा तो एक्चुअल में प्राइमरी सेक्टर का योगदान जो है वो टर्सरी सेक्टर से कम दिखा हमें, लेकिन हम जब कीमतों पे देख रहे थे, बाजार कीमतों पे देख रहे थे, तो हमें प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है वो ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो अगर प्रचलित या स्थिर कीमतों पे बात करें तो मध्य प्रदेश के जीबीए में 2023-24 के अनुसार टर्सरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है 39.64%, उसके बाद सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है 35.82%, उसके बाद जो है सेकेंडरी सेक्टर आता है जिसका योगदान 24.54% है। इसको भी आप याद रखेंगे, है ना, ये बहुत जरूरी है, ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आपको आ सकता है। आप यहां देख रहे हैं एक चीज कि यहां सेकेंडरी सेक्टर का मॉनेटरी टर्म्स में योगदान कम है, लेकिन प्रोडक्शन तो वो कर रहा है। इसका मतलब इसने जो प्रोडक्शन किया उसकी मार्केट जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू थी, वो उतनी नहीं थी। जबकि एग्रीकल्चर कम हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर की कीमतें हो सकता है बहुत अच्छी मिल गई हो, इस वजह से मॉनेटरी टर्म्स में इसका योगदान हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब यहां देखें प्राइमरी सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर में कृषि और पशुपालन आता है, तो उसके बारे में थोड़ा यहां पर डिस्क्राइब किया है प्राइमरी सेक्टर को, है ना। अब जब कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम जब पढ़ेंगे तो इसमें ये चैप्टर जो है डिटेल से वहां भी दिए हुए हैं, है ना, उसको हम वहां तो देखेंगे। ये द्वितीय सेक्टर यहां भी और तृतीय सेक्टर, ये वाले तीनों चीजें जो है हम डिटेल से वहां देखेंगे, ठीक है। वो जो जरूरी चीजें थी जो मुझे बतानी थी, मैंने आपको जीबीए में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला जो चैप्टर है इसमें हमें वित्तीय नीति, सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग को देखना है, बैंकिंग क्षेत्र को देखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां हम देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 55,709 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 4.2% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना परसेंट होने के अनुमान है, 4.02%। राजकोषीय घाटा 4.02%, किसका, स्टेट जीडीपी का, ठीक है। दूसरा,
कि बाहरी ऋण 6500 करोड़ रुपए जो है बाहरी ऋण लेने की बात की गई है, 6500 करोड़। फिर तीसरा यहां देखिए कि जो कर राजस्व है मध्य प्रदेश वर्ष 2023-24 के अनुमान में कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसमें भूमि राजस्व 1200 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीकरण 10,400 करोड़ रुपए और एसजीएसटी 3200 करोड़ रुपए का अनुमान है। जो कुल राजस्व प्राप्ति 2,25,010 करोड़ रुपए होने की संभावना है, जो कि 80% है। तो मध्य प्रदेश सरकार की जो कुल प्राप्तियां होती हैं उसमें लगभग 80% जो है वो राजस्व प्राप्ति है। ये बहुत अच्छी चीज है किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि राजस्व प्राप्तियों का होना आर्थिक बोझ को कम करता है राज्यों के ऊपर। यहां फिर से मैं आपको थोड़ा सा ना ये राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्च को थोड़ा जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको, है ना। बाकी इसका जब चैप्टर आएगा तो मैं वहां तो आपको बताऊंगा ही, यहां भी बता देता हूं एक बार, है ना। राजस्व प्राप्ति, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक हो गया कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा, जो राज्य सरकार को कुल जो पैसा मिल रहा है जिसको वो आगे परियोजना में खर्च करती है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व प्राप्ति वो 80% जो है उसकी हो रही है लगभग, और 20% जो है उसकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं, राजस्व प्राप्तियों में कोई भी लाइबिलिटीज नहीं बनती है, कोई भी राज्य के ऊपर लाइबिलिटीज नहीं बनती है, और दूसरा कोई एसेट का लॉस नहीं होता है, एसेट का लॉस नहीं होता है, इसको ऐसा बोलो, एसेट का लॉस नहीं होता है, ठीक है, लॉस नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि जब हम जो व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार को टैक्स देते हैं, तो उस टैक्स के बदले हम उनसे कोई अपेक्षाएं उस समय नहीं करते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं कि हम उनसे कुछ लेने की बात कर रहे हैं, हम टैक्स देते हैं। तो राज्य सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है वो उसका वो कहीं अपना यूज कर सकती है, मतलब उस पर एक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, और ना कोई उसकी एसेट का लॉस होता है। ऐसा जब लोग उसको टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स सर्विसेज का टैक्स ले रही है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है सरकार उसका टैक्स ले रही है, तो उस पर कोई लाइबिलिटीज एसेट लाइबिलिटीज नहीं बन रही है। लेकिन कैपिटल रिसीव, पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, या तो राज्य सरकार अपने एसेट को, अपनी जो जमीन है राज्य सरकार की, उसको कहीं बेच देती है, या बाजार से ऋण ले लेती है, या केंद्र सरकार से ऋण ले लेती है, आरबीआई से ऋण ले लेती है, बैंकों से ऋण लेती है, तब हम कहते हैं उसको पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर एक या तो एसेट का लॉस हो रहा है, या तो राज्य सरकार अपनी संपत्ति को बेच रहा है, एसेट का लॉस हो रहा है, या फिर राज्य सरकार पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो लोन ले रहा है। तो लोन लेगा तो क्या होगा, तो अगर वो लोन लेगा तो उस पर लायबिलिटी क्रिएट होगी, उसको ब्याज भरना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति जो है वो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानी जाती, जबकि राजस्व प्राप्ति अच्छी मानी जाती है। तो मध्य प्रदेश के लिए यह अच्छा है कि मध्य प्रदेश में 80% जो प्राप्तियां हैं वो राजस्व प्राप्ति के तहत हो रही है। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसको मैं थोड़ा सा नैरो और डिटेल में आपको जब राज्य और वित्त वाला जी सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग का चैप्टर आएगा वहां डिटेल से चैप्टर 2 में इसको बता दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण स्टेट जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है और राजस्व व्यय क्या होता है, इसको मैं उसी क्लास में बताऊंगा आपको, है ना। पूंजीगत व्यय बहुत अच्छा होता है, राजस्व व्यय जरूरी होता है, कह सकते हैं कि उससे बहुत एसेट कुछ क्रिएट नहीं होता, है ना। पूंजीगत व्यय अच्छा व्यय माना जाता है। तो प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति अच्छी है और व्यय में पूंजीगत व्यय अच्छा है। तो 2019-20 में देखें तो 3.32% से बढ़कर 2022-23 में जो पूंजीगत व्यय है 3.48% बढ़ने की संभावना है, और 23-24 में 3.90% बढ़ने की संभावना है ना। और जिसमें ऋण जो है वो भी बढ़ने की संभावना है। तो राज्य सरकार के ऋण भी बढ़ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिरता
निवेश की प्रवृत्तियां और वित्तीय नीतियों की सफलता को दिखाता है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिला के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, एक अच्छी बात है, क्योंकि पूंजीगत व्यय पे जो पैसा खर्च होता है अल्टीमेटली वो भविष्य में लाभ देता है। जैसे पूंजीगत व्यय में स्कूल हॉस्पिटल पे जो खर्च होता है, सड़क का निर्माण होता है, ये सब पूंजीगत व्यय के पार्ट होते हैं, है ना, जहां हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। राजस्व व्यय के पार्ट क्या होते हैं, सैलरी देना, पेंशन देना, है ना, कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर देना, तो ये एक प्रकार के राजस्व व्यय हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की बैंकिंग सुविधाएं मिली है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का बहुत अच्छा क्रियान्वयन किया गया मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब यहां देखिए जो कृषि ऋण है, ऋण के बारे में बताया, कृषि ऋण 16.4% की वृद्धि की है उन्होंने, और एमएसएमई क्षेत्र में 3.85% की वृद्धि हुई है इनके ऋणों में, तो 2005-6 के मुकाबले, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 2005-6 में जो लोग ऋण ले रहे थे, 2023-24 में अब ज्यादा संख्या में एमएसएमई के क्षेत्र में भी और कृषि के क्षेत्र में भी लोग ऋण लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। प्रदेश के निजी बैंकों, वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एनपीए जो है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। तो देखिए निजी बैंकों में एनपीए 47% से कम हुआ है, वित्त बैंकों में एनपीए 19% से कम हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में एनपीए जो है 6% से कम हुआ है। ये एक प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए या बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एनपीए का कम होना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर से संबंधित चीजें देखी। अगला जो चैप्टर नहीं कहे, बुलेट कहे, पहले चैप्टर की बुलेट से अगला जो बुलेट है कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। अब कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में यहां बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, है ना। इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर तो है ही, वो तो होगा ही, पर ये एक इंट्रोडक्शन है जो आपकी आर्थिक सर्वे में दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की वृद्धि हुई है। तो कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश की वृद्धि हुई, इस बात को समझना है। अनाज के उत्पादन में 1.91% की मामूली कमी हुई है, इसको याद रखेंगे। दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनाज में 1.91% की कमी हुई है, लेकिन दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि हुई और तिलहन में 7.32% की वृद्धि नोट की गई है, रिकॉर्ड की गई है। सारे फैक्ट जो है आपके आंसर को जबरदस्त बना देंगे, ठीक है। बागवानी फसलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। मसालों के उत्पादन में ये टन वन वाले तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए, बस आप ये याद रखिए कि मसालों के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में सभी जगह हमने वृद्धि की है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो राज्य दुग्ध उत्पादन में 5.88% की वृद्धि हुई है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्य दुग्ध उत्पादन में 5.88% की वृद्धि हुई है ना। और उसके बाद देखें कि वर्ष 2023-24 में फसल क्षेत्र के जीबीए में, फसल क्षेत्र के जीएसबीए में फसल क्षेत्र के जीएसबीए का योगदान प्रचलित भावों पर 9.10% से स्थिर भावों पर 1.84% की वृद्धि हुई है। मतलब फसलों के उत्पादन में जो है ओवरऑल वो स्थिर कीमतों पे भी और प्रचलित कीमतों पे भी वृद्धि देखने को मिलती है। जबकि पशुधन के कंटेक्स्ट में देखें तो प्रचलित कीमतों पर 13.86% और स्थिर भावों पे 8.60% की वृद्धि हुई है। तो प्रमुखता हम फसल की बात करें, फसलों की बात करें, तो हमें यहां स्थिर कीमतों पे वृद्धि दिखाई दे रही है 1.84%, और पशुधन की बात करें तो हमें यहां स्थिर कीमतों पे 8.60% की वृद्धि दिखाई दे रही है, ठीक है। फसलों की बात करें ना, टोटल फसलों के उत्पादन में, ठीक है, ठीक है। तो फसलों के उत्पादन में भी ओवरऑल वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में, और पशुधन के कंटेक्स्ट में भी ओवरऑल वृद्धि हुई है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये डेटा कोड कीजिएगा, है ना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा कोड कीजिएगा। स्थिर कीमतों पे 1.8%, 84%, और पशुधन में स्थिर कीमतों पे 8.60%। एक ही भले याद रख लीजिए, स्थिर कीमतें या प्रचलित कीमतें, एक से ही काम हो जाएगा आपका। प्रमुख फसलों के तहत क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, इसका मतलब है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में पहले 100
एकड़ में खेती हो रही थी, अब वो वृद्धि हो गई, अब मान लीजिए 105 एकड़ में खेती होने लगी, तो ये फसल क्षेत्रफल में वृद्धि हुई ना। तो प्रमुख फसलों के तहत क्षेत्रफल में 2022-23 में 48,000 हेक्टेयर से बढ़कर 30,246 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। लगभग 200 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में खेती की जा रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें कुल उत्पादन 72,228 टन से बढ़कर 72,371 टन हो गया है। मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो लगभग 150 जो है हजार टन वो उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, ये हमें दिखाई दे रहा है। यहां ध्यान दें कि धान की खेती के क्षेत्र में 4.44% वृद्धि हुई है, मक्का के क्षेत्र में भी 6.08% वृद्धि हुई है, चना के क्षेत्र में 11.29% वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं का क्षेत्र जो है वो 5.84% घट गया है। सवाल आएगा कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में कमी हुई है। वो ऑप्शन दे देगा 5% की, 6% की, 5.84% की और 7% की, है ना। तो याद रखिए पहली चीज तो कमी हुई है, और कमी कितनी हुई है 5.84% की। और वृद्धि कहां हुई है, धान में, मक्का में और चना में वृद्धि हुई है। और विशेष रूप से दलहन में कितनी वृद्धि हुई है, दलहन के क्षेत्रफल में 31.35% की वृद्धि हुई है, जहां मैंने आपको बताया था कि कुल उत्पादन में 42% की वृद्धि हुई है दलहन के, और क्षेत्रफल में देखें तो 31.35% जो है दलहन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, तिलहन की फसलें जैसे सोयाबीन और सरसों के क्षेत्र में भी वृद्धि की गई है। तिलहन का जो क्षेत्र है वो 4.01%, सरसों का जो है 10.21%, सोयाबीन 1.7% बढ़ी है। गन्ने के क्षेत्र में 8.93% की कमी आई है। तो गन्ने का जो क्षेत्रफल है उसमें श्रिंक हुआ है। तो कुल मिला के कहें तो गन्ने के उत्पादन में भी कमी हुई होगी। और कपास के क्षेत्र में भी 5.88% की वृद्धि हुई है। यहां दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए है कि गन्ने के क्षेत्र में 8.93% की कमी हुई और गेहूं में 5.84% की कमी हुई है ना। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप। डेयरी उत्पादन के कंटेक्स्ट में देखें तो मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा डेयरी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो पहला फैक्ट तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक है मध्य प्रदेश, पहला फैक्ट। मध्य प्रदेश में लगातार वृद्धि हो रही है इसमें, है ना। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर यही है, यहां पे इसमें जो आपको देखना है। फिर मछली उत्पादन में भी मजबूती हुई है, मजबूती प्रदर्शित की है मछली उत्पादन के क्षेत्र में, है ना। और इसमें आप देखें तो सहकारी समितियां और मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का इस सफलता में महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रशिक्षण दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शून्य ब्याज पर मछुआरों को ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब शुरू कर दी गई है, आपको पता होगा। ठीक है, रोजगार सृजन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से मत्स्य क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन हुआ है। बचत एवं राहत योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों को ऑफ सीजन के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो योजना, बचत एवं राहत योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों को ऑफ सीजन के दौरान जो है आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके इस चैप्टर की। अगला जो चैप्टर है वो विकास के उत्प्रेरक, ऐसे कंपोनेंट जो विकास को ट्रिगर करते हैं, डेवलपमेंट को ट्रिगर करते हैं, उसके बारे में है। जिसमें देखिए एमएसएमई, जितने ज्यादा उद्योग होंगे राज्य के अंदर छोटे बड़े, उतना राज्य का आर्थिक विकास होगा। दूसरा व्यापार, है ना, वहां व्यापारिक गतिविधियां हो, इन्वेस्टमेंट हो, आधारभूत संरचना हो, जितनी अच्छी रोड हो, जितनी अच्छी बिल्डिंग्स हो, रोड कनेक्टिविटी, शहरीकरण हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, एक शहर दूसरे शहर से आसानी से कनेक्ट हो, है ना। और शहरों का विकास हो, शहरों का विकास होगा तो गुणवत्तापूर्ण जीवन होगा, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो लोग काम करने के लिए काम तलाशेंगे और कंपनियों को भी एम्प्लॉय मिलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो है विकास में एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। यहां दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। यहां भारत की
भारत के निर्यात की बात की गई है। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भारतीय निर्यात ने कोरोना महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों एवं भू राजनीतिक गतिशीलता से उन्नत चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लचीलापन प्रदर्शित किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का संयुक्त व्यापारिक एवं सेवा का जो निर्यात है वो कितना रहा है? 776.68 बिलियन 776.68 बिलियन भारत का टोटल निर्यात रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले, जो 2022-23 की तुलना में 0.04% की इसमें वृद्धि हुई है। बहुत मामूली वृद्धि है, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट में। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 1.8% का योगदान दिया है। एमपीपीएससी का प्रश्न नोट कर लीजिए, आएगा, संभावना है पूरा आने की। क्या पूछेगा कि मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कुल व्यापारिक उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? ऑप्शन 1 1%, ऑप्शन 2 1.5%, 1.8%, 2%। तो आंसर क्या होगा? 1.8%। ठीक है, ये यहां से इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक और यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कि एमएसएमई किसान एवं छोटे उद्यमों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार देती है। कौन देता है? ये एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव एवं जिला केंद्रित निर्यात वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा रहा है। कौन सी पहल है? मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद और निर्यात प्रकोष्ठ जिला राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 40 से अधिक कार्यक्रमों और पहलों को सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव एवं जिला केंद्रित निर्यात वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पहल एमएसएमई किसानों, छोटे उद्योगों, जो सरकार की योजनाएं चल रही है, कुल मिलाकर ये बात कर रहा है कि ये जो छोटे किसान हैं, उद्यमी हैं, उनको निर्यात करने के ज्यादा अवसर प्रदान करती है। राज्य ने प्राथमिक निर्यात वस्तु फार्मास्यूटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका क्वेश्चन, ये मिल गया क्वेश्चन। पूछेगा मध्य प्रदेश से प्राथमिक निर्यात वस्तु कौन सी है? क्या है? आपसे पूछ लेगा चावल है, गेहूं है, फार्मास्यूटिकल है या आयरन ओर है, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो क्या है? फार्मास्यूटिकल है, जिसकी वैल्यू में बात करें 13,158 करोड़ रुपए है, जिसमें इंदौर जो है ओवरऑल देखें निर्यात में, तो ओवरऑल निर्यात में सबसे अग्रणी कौन है? ओवरऑल निर्यात में सबसे अग्रणी है इंदौर। ओवरऑल निर्यात में सबसे अग्रणी है इंदौर, है ना, इस बात को याद रखें। और हम प्रोडक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ओवरऑल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से किया जाता है? इंदौर से किया जाता है ना। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब निर्यात सूचकांक जो होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक, तो मध्य प्रदेश के निर्यात तैयारी सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में 5.68% के साथ जो है सुधार हुआ है। तो कुल मिला के हम कहें कि ईपीआई 2022 है, उसमें हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है, और जिसमें हम राज्यों में समग्र रूप से 12वें नंबर पर हैं और लैंडलॉक राज्यों में देखें तो 5वें स्थान पर हैं। रैंकिंग ना भी याद रखें तो आप ये लिखिएगा कि ईपीआई एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स 2022 में मध्य प्रदेश की निर्यात रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो कि हम लगातार सुधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लैंडलॉक राज्यों में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है और समग्र राज्यों में देखें तो 12वां स्थान हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखें लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2022 रिपोर्ट में जो है मध्य प्रदेश एक फास्ट मूवर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाया है ना। तो मध्य प्रदेश को फास्ट मूवर का टैग मिला है कहां? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट लीड्स 2022 रिपोर्ट में, लीड्स 2022 रिपोर्ट। तो जहां भी निर्यात से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपके पास इतना शानदार ऑथेंटिक डेटा है कि आपके क्वेश्चन में 4 चांद लग जाएंगे भाई, मतलब दूसरों से आप बहुत अच्छे नंबर फिच कर जाएंगे यहां पे, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज ही रखा है, इसको कट कॉपी पेस्ट ज्यादा छाटा नहीं है, नहीं तो वो छाट के भी आपको ला सकता था, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है, ये आपको अपने आंसर में यूज करनी है चीजें। और ये जो डेटा है ये आपके प्रीलिम्स में भी सीधा आ सकता है, ये पूछ सकता है, ये रिपोर्ट्स का नाम पूछ सकता है 2022 का, और मध्य प्रदेश को क्या स्टेटस मिला है उसमें? फास्ट मूवर का।
है ना, ये पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटस मिला है। ठीक, नगरीय विकास राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहां नगरीय विकास की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया शहरीकरण जो है वो डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। यहां वही बात कर रहा है कि राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करता है, रोजगार के अवसर को बढ़ाता है, निवेश को आकर्षित करता है, जिसमें राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही यह आमजन के जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जो है मध्य प्रदेश को दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। भाई एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, जहां मध्य प्रदेश को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 7 शहरों को वाटर प्लस और 361 जिलों को ODF प्लस प्लस का प्रमाणन मिला है मध्य प्रदेश के। ठीक है, कचरा मुक्त शहरों में इंदौर को 7 स्टार और भोपाल को 5 स्टार का प्रमाणन मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 52 नगरीय निकायों को जो है स्वच्छता प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ताकि जो नगर पालिका है वो मोटिवेटेड होकर आगे इसी तरीके से काम करती रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं ये आपके आंसर राइटिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं, और ये फैक्ट प्रीलिम्स में कब क्वेश्चन बन के आ जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से बहुत तरीके से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अब आवास योजना के अंतर्गत क्या बात हो रही है इसको देख लेते हैं। आवास योजना में मध्य प्रदेश का जो टारगेट, मध्य प्रदेश को 9.5 लाख जो आवास आवंटित किए गए थे, उसमें मध्य प्रदेश ने 7.5 लाख जो आवास है वो पूरे कर दिए हैं। एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके राज्य के इस योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कई पुरस्कार मिले हैं, और मध्य प्रदेश राज्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया मध्य प्रदेश। तो हम कहें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला। और PM स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश जो है देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है PM स्वनिधि के क्रियान्वयन में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पे है, और PM स्वनिधि के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम है। पारंपरिक ऊर्जा के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि 2004 और 5 में 6027 मेगावाट से बढ़कर जो हमारी ऊर्जा क्षमता है, ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, वो 22,328 मेगावाट हो गई है। ठीक है, यहां 2004 से लेकर 2024 20 सालों के बीच पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270% वृद्धि हुई है। अच्छी बात है। इससे अच्छी बात यह है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसमें जो है 2012 में मध्य प्रदेश की क्षमता थी 438.01 मेगावाट, जो कि दिसंबर 2023 में बढ़कर 5462.09 मेगावाट हो गई है। लगभग 1147% की वृद्धि को दिखाती है। और अब आ रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राज्य देश के कुल सौर उत्पादन में 8.2% का कंट्रीब्यूशन करता है। मध्य प्रदेश देश के कुल सौर उत्पादन में 8.2% का कंट्रीब्यूशन करता है, और देश में इसका स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि दिल्ली मेट्रो का संचालन जो है 750 मेगावाट रीवा मेगा सोलर प्लांट से किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपकी एनर्जी से रिलेटेड थी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में और किसानों को 24 घंटे बिजली देने की बात की जा रही है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश में 17,614 मेगावाट की बिजली की मांग थी। एक दिन में सबसे ज्यादा मांग थी अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास रिकॉर्ड में, तो जिसको पूरा किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, पिछले 14 वर्षों में राज्य ने प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता को 581 किलोवाट से 1332 किलोवाट तक बढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब ऊर्जा के क्षेत्र में आप बात करें तो इस फैक्ट और फिगर को यूज कीजिएगा, आपका आंसर बहुत इनरिच होगा, बहुत ऑथेंटिक होगा दूसरों की तुलना में। क्या लिखेंगे कि पिछले 14 वर्षों में मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के प्रति व्यक्ति राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता को प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 581 किलोवाट से 1332 किलोवाट तक बढ़ाया है।
खेती की बात करें तो सिंचाई क्षेत्र जो है, सिंचाई क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में 41.10 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र जो है विकसित हुआ है। सिंचित क्षेत्र जहां सिंचाई संभव है ना, इसको 2027 तक 53 लाख हेक्टेयर ले जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बुंदेलखंड के जो 6 जिले हैं जहां जल अभाव है और 9 ब्लॉक, वहां पर अटल भूजल योजना लागू की गई है और महत्वाकांक्षी कैन बेतवा लिंक परियोजना के कार्य को प्रगति दी है। बुंदेलखंड में 4.51 लाख हेक्टेयर और बेतवा बेसिन में 2.06 लाख हेक्टेयर में सुविधाएं उपलब्ध होगी। किससे? केन बेतवा लिंक जो परियोजना है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप देखें तो 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को संचित करने की क्षमता रखती है और बेतवा बेसिन जो है वहां पर 2.06 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता है। इसके अलावा इस कैन बेतवा पे ही 113 मेगावाट की जल विद्युत उत्पन्न करने वाली क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा और 41 लाख लोगों को पीने के पानी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो योजना है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये आप फैक्ट और फिगर से समझ सकते हैं। तो जब कैन बेतवा का क्वेश्चन आए तो ये फैक्ट फिगर आपको उसमें पुट करने ही होंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट फिगर है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं क्या है इसमें। तो समावेशी भविष्य के निर्माण में शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र, ये देखते हैं। तो आप जानते हैं समावेशी भविष्य का निर्माण करना आज इतना आवश्यक हो गया है कि हर व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना होगा क्योंकि समावेशी विकास किसी एक व्यक्ति के बस की या सरकार के बस की बात नहीं है। समावेशी सभी आयामों में अगर हमें विकास करना है तो सभी लोगों को एक साथ आना होगा। तो मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास का अध्याय विभिन्न सामाजिक आर्थिक आयामों में राज्य की प्रगति का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में महिलाएं, बच्चे, युवा, श्रम, रोजगार, सतत विकास लक्ष्यों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। एक इंट्रो दिया उसने। मार्च 2023 को प्रस्तुत मध्य प्रदेश के 2023-24 बजट अनुमान की मध्य प्रदेश के 2023-24 बजट में बजट अनुमान की जो राशि थी 3,14,025 करोड़। तो मध्य प्रदेश का 2023-24 का बजट कितना है? एक फैक्ट आपको मिल गया, 3,14,025 करोड़ रुपए है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए 38,375 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि कुल बजट का 12.22% है। बहुत 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 बड़ी बात है। भारत सरकार के बजट को देखें 2023-24 का तो वो है 45,03,097 करोड़ रुपए का, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र पे 1,12,899 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि 2.51% है। तो कहने का मतलब है ये कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि भारत सरकार ने अपनी टोटल जीडीपी का 2 या अपने कुल बजट का 2.51% जो शिक्षा पे खर्च किया है। मध्य प्रदेश ने 12.22% जो है एजुकेशन पे खर्च किया है। तो मध्य प्रदेश जो है एजुकेशन को कितना महत्व दे रहा है इस बजट के आंकड़े से हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास हेतु व्यय किया जा रहा है। यह सरकार की सामाजिक विकास के प्रति गंभीरता का द्योतक है ना, मतलब दिखा रहा है कि सरकार जो है सामाजिक विकास के लिए चिंतित है। शिक्षा क्षेत्र में आवंटित राशि का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए किया जा रहा है। तो इस पैसे से हम शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे और जो बुनियादी ढांचा है उसकी जो कमी है, जैसे स्कूलों की कमी है और या जो पुराने जो स्कूल है, जो जर्जर हुए स्कूल है, उनको रिपेयर कराएंगे और नए स्कूल बनाएंगे। इसी कंटेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि सीएम राइस योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब यहां प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के माध्यम से 1.29 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो है आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, इसी तरह लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को उनके जीवन के हर चरण में सशक्त बनाया है। शक्ति सदन, उषा किरण और महिला हेल्पलाइन जैसी पहलों ने महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद की है। अब ये सारी चीजें देखिए महिलाओं से संबंधित, आप जब आंसर लिखेंगे, जब ये 2-3 चीज लाइनें लिख देंगे,
ये योजनाओं का नाम लिख देंगे, शक्ति सदन, उषाकरण, महिला हेल्पलाइन, इन्होंने महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिया है, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना, लाडली बहना योजना। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो ऑथेंटिकेट होगा और इनरिच होगा, क्योंकि आप हवाबाजी नहीं कर रहे होंगे कि सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, आप फैक्ट से दिखाएंगे कि सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है महिलाओं के कंटेक्स्ट में। और फिर दूसरी चीज यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है कि राज्य ने बच्चों के समग्र विकास के लिए, राज्य सरकार ने बच्चों के निवेश को प्राथमिकता दी है और 2022-23 से चाइल्ड बजटिंग शुरू की है, और जिसे आगे परिणाम उन्मुखी बनाना है कि चाइल्ड बजटिंग करें, पैसा डाल रहे हैं लेकिन उससे रिजल्ट आना चाहिए, है ना, बनाना है। पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर का ध्यान रखना है ना, ये सारी बातें इसमें की गई है। तो चाइल्ड बजटिंग एक बहुत अच्छी चीज बच्चों के लिए लाई गई है। राज्य सरकार ने श्रम की स्थितियों में सुधार करने के लिए, है ना, अब श्रम की स्थितियों में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने कौशल विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों को शुरू किया है। लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम के विकास को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लागू किया गया है। ठीक है, श्रमिकों से संबंधित सभी प्रकार के अर्ध न्यायिक मामलों को नए पोर्टल के माध्यम से संभाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तकनीक को लेकर आए हैं, किसमें, ये श्रम सुधार के संबंध में तकनीक को लेकर आए हैं। कर्मचारी अब कार्यालय का दौरा किए बिना कियोस्क के माध्यम से मामले जमा कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया और बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के गांवों में न्यूनतम मजदूरी दर प्रभावशालीता को बनाए रखने के लिए काम की परिस्थितियों में सुधार किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार एक्सचेंज पर नौकरी चाहने वालों के लाइव पंजीकरण है ना। अब रोजगार एक्सचेंज सरकार का एक पोर्टल है जहां पर आप नौकरी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहां पर आप देखें 2023-24 में कुल 33,13,000 आवेदन आए हैं। प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों में 2023-24 में 3,34,000 आवेदकों का पंजीयन किया है। नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र में चयनित व्यक्तियों की संख्या 52,846 थी। नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र में चयनित व्यक्तियों की संख्या, एक आंकड़ा बताया है कि इतने पंजीयन हो रहे हैं, राज्य सरकार ने इतने पंजीयन किए हैं, चयनित व्यक्तियों की संख्या इतनी थी, है ना। अब ये आंकड़े बताए हैं, असल स्थिति आपको पता है कि प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति है, उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें बहुत बढ़िया है, ये आप यहाँ इसको आंसर में यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको डिजिटाइज करने की कोशिश की है। लेबर जो केसेस होते थे है ना, इनको डिजिटाइज करने की, इसको तकनीक घुसाने की कोशिश की है। यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो है ई गवर्नेंस के रूप में कन्वर्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर देखिए एक हेल्थ वाला चैप्टर है, तो एक डेडिकेटेड हेल्थ का चैप्टर तो आपको मिलेगा ही, है ना। जब हम देखेंगे हेल्थ के सेक्टर में मोटा मोटी क्या बात की गई है सर्वे में, देख लेते हैं। ये जो देखिए, ये जो चैप्टर है ये समीक्षा है ना, ये समरी है छोटी छोटी, इनके डेडिकेटेड चैप्टर हैं, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश शासन सभी नागरिकों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छी बात है। यहां नवजात मृत्यु दर, है ना, क्या है, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार जो थी वो 36.9% थी राज्य में, जो कि 2019 से 21 में जो 5वां हेल्थ सर्वे आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें घटकर 29.0% हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हेल्थ के सेक्टर में लिखने के लिए। आप दिखा सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जहां मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर 36.9% थी, वो 2019 और 21 में अब कम होकर 29% हो गई है ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बेहतर स्तर को दिखाता है। 1 अगस्त 2023 को यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब यूविन पोर्टल क्या करता है, इसको आप याद रखेंगे। पहली डेट तो ये याद रखनी है कि यूविन पोर्टल किससे संबंधित है, तो जो टीकाकरण की जो है जानकारी देता है यूविन पोर्टल। और दूसरा कब लॉन्च किया गया है, 1 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है।
जो नियमित टीकाकरण के कवरेज और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, राज्य में लक्षित 13,091 HWC में से आरोग्य अनुसंधान मंदिर कार्यात्मक है, जो 90% है ना। तो राज्य में लक्षित 13,091 HWC में से 11,794 आरोग्यम आयुष्मान मंदिर, जो गांव में छोटे छोटे आरोग्यम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, उसमें 90% जो है मध्य प्रदेश में कारीगर है। मतलब ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश ने इसमें काम नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य को आम लोगों तक सार्वभौमिक पहुंच जो स्वास्थ्य की हो, जैसा यहां लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे 90% जो है आरोग्य मंदिर वो संचालित हैं। इसके बाद एक एप्लीकेशन है, मनहित एप्लीकेशन को लॉन्च किया मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ये मनहित ऐप है ना, हिंदी भाषा में है ये, और इसे जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 3.5 करोड़ से ज्यादा जो है आयुष्मान कार्ड डिजिटली अपने हितग्राहियों को उपलब्ध कराए हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकलता है। यहां एक मनहित वाला भी आप याद रखिए, मनहित मानसिक रोगों से संबंधित है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन है। नेशनल रिसोर्सेज से संबंधित देखते हैं, तो नेशनल रिसोर्सेज का भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे इसमें, है ना, जिसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम वहीं कवर करेंगे। हालांकि थोड़ा सा चलिए इसमें देख ही लेते हैं क्या है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। सतना और सीधी में स्थित FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अमलाई पेपर मिल शहडोल को 983.34 टन बांस की सप्लाई से स्थानीय कृषकों को लाभ हुआ है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि जिससे छोटे छोटे किसान होते हैं, अब वो इतनी बड़ी कंपनी को अगर माल बेचेंगे अपना थोड़ा सा, अब छोटा किसान है तो छोटा ही माल होगा, तो कंपनी उनको एंटरटेन ही नहीं करेगी। तो फार्मर जो है अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, और सारे अपने जो गुड्स है जो उन्होंने खेत में उगाए हैं, जो बांस उगाए हैं मान लो, उनको इकट्ठा करके एक कंपनी को माल बेचते हैं। तो ऐसे इतना टन बांस जो है कंपनी ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा है। कहां की? सतना और सीधी की। किसको बेचा है? अमलाई पेपर मिल को। तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमलाई पेपर मिल कहां है? शहडोल में। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, भाई अमलाई पेपर मिल कहां है? शहडोल में। इकोनॉमिक सर्वे में नाम लिखा हुआ है उसका, क्यों नहीं आएगा? जब उसको किसी औद्योगिक क्षेत्र से क्वेश्चन बनाना होगा, कोई जगह का नाम पूछना होगा, तो निश्चित तौर पे वो अमलाई पेपर मिल को पूछेगा, क्योंकि ये न्यूज में है और यहां इकोनॉमिक सर्वे में उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? प्रदेश में 32 लघु वनोपज प्रजातियों को न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। तो 32 लघु प्रजातियां हैं, जो वनोपज प्रजातियां हैं, उनके न्यूनतम मूल्य MSP को निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री बंधन विकास योजना के तहत 126 बंधन केंद्रों में 37,800 सदस्य पंजीकृत है। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी वर्गों के लिए 198 PVTG बंधन केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य में से 57 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, 198 खोलने थे, उसमें 57 खुल गए हैं। एक दिवसीय महुआ कॉन्क्लेव का आयोजन भोपाल में किया गया है। कहां किया गया है? एक दिवसीय महुआ कॉन्क्लेव कहां हुई? भोपाल में हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक दिवसीय महुआ कॉन्क्लेव। प्रदेश में 7 जिलों में 7 जिला यूनियनों में 78,519 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 फरवरी 2024 को सिरपुर इंदौर में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? पहला क्वेश्चन आएगा तो सिरपुर इंदौर के पास किया गया, जहां तवा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जो मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बन गया है। तो मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश की 4 और कौन सी रामसर साइट है। ठीक है, ई खनिज पोर्टल 2.0 का विकास और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली की कार्रवाई
प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन और राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये यहाँ लिखा है, खनिज उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कितनी हुई है एग्जैक्टली इसको हम जब चैप्टर को डिटेल करेंगे ना तब उसमें देखेंगे, ठीक है। ये यहां तो फिर होता है नवाचारी शासन। देखिए पूरी दुनिया बदल रही है तो सरकारों को भी बदलना ही होगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सरकार को खुद के अंदर भी तकनीकों को लाना होगा और राज्य के लोगों की भी उसकी ड्यूटी है कि उनको भी तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना होगा। इसी क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सुशासन के माध्यम से सुशासन को स्थापित करने की भी बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रमुख प्रगति और पहलों पर प्रकाश डालता है जो तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हाल ही में नीति संवर्धन जैसे मध्य प्रदेश 2023 में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की सुविधा के लिए नीति एक कार्यक्रम है। दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए टावर नीति 2019 पर आधारित है जिसे विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना है आईटी क्षेत्र में और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को बढ़ावा देना है ना। तो मोटा मोटी दो स्कीमों का नाम लिखा है उन्होंने जिससे हम आईटी के क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ाने का काम करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बजट 2019-20 में के बजट में अच्छा ये बहुत देखिए 2019-20 में 70,000 लगभग 71,000 करोड़ था 2019-20 में किसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का बजट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का बजट अब जो है 343 करोड़ हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 5 गुना जो है बजट में वृद्धि हुई विज्ञान और टेक्नोलॉजी की, है ना। तो कहीं ना कहीं ये 383% की वृद्धि को दर्शा रहा है जिसमें आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर के सहयोग से भोपाल में एक नया विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो एक नया विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है भोपाल में, किसकी मदद से आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर। जबकि एमपीसीएएसटी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बीच एक सहयोग समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अनुसंधान नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य नवाचार कोष स्थापित करना है। तो एमपी सेट और किसने इनोवेशन फाउंडेशन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक समझौता किया है जो मध्य प्रदेश में नवाचार कोष स्थापित करने की बात कर रहा है। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपके मेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। जब विज्ञान और तकनीकी का प्रश्न आए तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान और तकनीकी में जो है मध्य प्रदेश ने अपने बजट में लगभग 400% की वृद्धि की है। आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर के माध्यम से के सहयोग से भोपाल में एक विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एमपीसीएटी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है जो राज्य में एक नवाचार कोष को स्थापित करने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम विज्ञान और तकनीकी के विकास में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों के बीच जो है इनोवेशन को बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ाने के लिए 601 जो है अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं जिसमें सरकारी स्कूलों में 271 है और 330 जो है निजी स्कूलों में है, ठीक है। इसके अलावा मार्च 2024 तक राज्य के में इंक्यूबेशन सेंटरों की संख्या 32 से बढ़कर 68 हो गई। इंक्यूबेशन सेंटर वो होते हैं जहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल दी जाती है, स्किल सिखाई जाती है। अटल इंक्यूबेशन यहां बच्चे नहीं, यहां पे एडल्ट भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, है ना। इसमें 4 अटल इंक्यूबेशन सेंटर शामिल है जो मार्गदर्शन तकनीकी सहायता बुनियादी ढांचे नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं और मध्य प्रदेश के शहरों में उद्यमियों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। राज्य में डीआईपीपीटी की माध्यम अच्छा एक स्टार्टअप है। अब जब स्टार्टअप का क्वेश्चन आए तो ये जो फैक्ट फिगर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4237 डी आई एक मिनट DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल क्या था ये DPIIT
डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड, इसका मैं फुल फॉर्म याद नहीं कर पा रहा, एक सेकेंड, DPI, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को, आंतरिक व्यापार और उद्योग को प्रमोट करने के लिए एक विभाग है। तो इस विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है मध्य प्रदेश में कितने? 4237 स्टार्टअप है मध्य प्रदेश में जो DPIIT से मान्यता प्राप्त है, जिसमें ये जबरदस्त फैक्ट है 1928 जो स्टार्टअप है वो महिला नेतृत्व वाले हैं, जो एक जीवंत और बढ़ते स्टार्टअप पारितंत्र को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में महत्वपूर्ण सुधार देखा है, जिसमें 27.2% की वार्षिक वृद्धि हमें देखने को मिली है, और डिजाइनिंग फाइलिंग में 48.05 की हमें वृद्धि देखने को मिली है, 48%। राज्य को 2022-23 में अपने उत्पादों के लिए 9 GI टैग प्राप्त हुए हैं, जो इसकी अभिनव प्रगति को और उजागर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें ये आंकड़े बता रहे हैं। सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए एक और चीज यहां देखते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में 23 केंद्र सरकार के संस्थानों, 8 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 64 राज्य सरकार के संस्थानों, 23 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 81 विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, 10 वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन, 30 DSIR पंजीकृत निजी क्षेत्र अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान और 36 CMIIE डेटाबेस निजी क्षेत्र इकाइयां सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क होस्ट करता है। मतलब यहां मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जितने भी संस्थान हैं, निजी और सरकारी, सभी को उसने इन 4 लाइनों में लिख दिया है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इन संस्थानों को एक बार देखना है कि कितने कितने विज्ञान और तकनीकी से संबंधित मध्य प्रदेश में संस्थान है। ठीक है, उद्यमों से संबंधित। ठीक है, PhD और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। PhD में नामांकन जो है 97% तक इसमें वृद्धि हुई है पिछले 5 वर्षों में। और अगर देखें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 113.7% की वृद्धि हुई है, जो अनुसंधान उन्मुख शिक्षा पर बढ़ते फोकस का संकेत देती हैं। वाह, है ना, ये कह रहा है कि वृद्धि हुई और जो क्या कर रही है कि जो अनुसंधान पर बढ़ते फोकस के संकेत देती है। ये विशेषताएं आर्थिक विकास और नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में विज्ञान प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के समर्पण को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समर्पित है, काम करना चाहता है, ये ऐसा बता रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है PhD के छात्रों की भी बहुत वृद्धि हुई है ना। हमारे यहाँ PG करने के लिए लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो अनुसंधान और रिसर्च की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर शायद मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी का कारण है कि इतना एनरोलमेंट PhD और PG में हो रहा है ना कि कोई इनोवेशन जैसी चीज है। ठीक है, बच्चा PhD कर रहा है, उससे पूछा क्यों कर रहा है, स्टाइपेंड मिलेगा इसलिए कर रहा है ना। लेकिन सरकार है, वो फैक्ट है, तो वो हमें देखना है इस तरीके से। ठीक, अगला देखिए, राज्य सुशासन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। सुशासन के लिए साइबर तहसील, तो साइबर तहसील खूब चर्चा में थी, प्रधानमंत्री जी द्वारा साइबर तहसील बनाने की बात की गई थी। उस कंटेक्स्ट में कुछ बातें हैं, इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए, ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया। जून 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको 2 जिलों में लागू किया गया था। साइबर तहसील एक अभिनव दृष्टिकोण, भूमि खरीद के बाद, क्या है ये, भूमि खरीद के बाद भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना, उत्परिवर्तित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जिसमें आवेदकों के लिए एक टच पॉइंट की आवश्यकता कम हो जाती है। आवेदकों के लिए कई टच पॉइंट की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, एक ही टच पॉइंट रहेगा कि जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा अपडेट कराने के लिए, एक ही जगह उसका सारा काम हो जाएगा। कुल मिलाकर जो है डिजिटल हो जाएंगी चीजें, भूमि खरीद की सारी चीजें डिजिटल कर दी जाएंगी, ये बता रहा है।
यहाँ कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन किया जा सकता है, यहाँ न्यूनतम भौतिक संपर्क होगा, है ना, और शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। ये योजना माननीय मोदी जी द्वारा 29 फरवरी 2024 को सभी जिलों में लागू की गई थी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आएगी। साइबर तहसील योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। डेट आएगी, आ सकती है, इकोनॉमिक सर्वे में है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है भाई, पढ़ लेना। राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली मध्य प्रदेश शासन की वेब आधारित ई गवर्नेंस पहल है, जिसके माध्यम से नागरिकों को उनके मामले के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, यह विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करता है। ठीक है, राज्य में नागरिकों के लिए MRCMS एक मोबाइल ऐप भी विकसित की गई है, जिसे गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नागरिक मामलों के विवरण, मामलों की सुनवाई की तारीख देख सकते हैं ना, वही सब बातें। सीएम हेल्पलाइन की बात की गई है, महिला हेल्पलाइन की 2014 में सीएम हेल्पलाइन को चालू किया गया था, जिसमें अभी तक 2.65 करोड़ जो कंप्लेंट है, जिसमें 2.57 करोड़ को सॉल्व किया गया है ना। और 2020 8 मार्च को जो महिला दिवस के मौके पे महिला हेल्पलाइन को शुरू किया गया था, जिसमें 65,866 शिकायतें आई थी, इसमें 60,797 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है ना। ये सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ITI इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के लिए, तो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम। ठीक है, यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के लिए IT पार्क, EMC, स्वान, SDC, परिचय, E-ऑफिस, आधार जैसी विभिन्न चल रही IT परियोजनाओं को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी विभागों के लिए निर्बाध रखरखाव मुक्त सेवाएं सुनिश्चित करना है और ई गवर्नेंस को बढ़ाना है। ये सारी बातें हैं। अब है यहाँ पे सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, है ना। अब है यहाँ पे सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। इनके चैप्टर भी हैं डेडिकेटेड, अब हम इसको जल्दी खत्म करते हैं। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कहा जाता है कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक बेजोड़ मेल होता है। देखिए, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे में लिखा हुआ है कि किसी भी आगे बढ़ते हुए देश के लिए भारतीय दर्शन एक कारगर वैचारिक उपकरण हो जाता है, चाहे वह प्रश्न राजनीति का हो या अर्थव्यवस्था का। हमारी परंपरा संस्कृति हमें यह बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का पिंड नहीं है, अपितु एक आध्यात्मिक तत्व है। अच्छा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य बहुभाषिक और सांस्कृतिक बहुलता का राज्य है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 21% से अधिक जो है जनजातीय समाज है। जनजातीय संस्कृति एवं जनजातीय लोगों का आनंद का जो मॉडल है, वो मध्य प्रदेश को एक अलग स्थान दिलाता है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्मों की मान्यताएं और उनकी आध्यात्मिक विचारधाराएं उनके पवित्र स्थानों से बनी है। मध्य प्रदेश में श्री महाकाल लोक की स्थापना के पश्चात तीर्थ यात्रियों की संख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि इस बात का परिचायक थी कि संस्कृति अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि संस्कृति अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। जहां हमने एक महाकाल लोक की स्थापना की, उसके बाद वहां से बहुत बड़ी मात्रा में जो है रेवेन्यू सरकार को आना प्राप्त हुआ। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह है सांस्कृतिक G20 समूह के सांस्कृतिक मंत्री ने 30 जुलाई 2020 को इतिहास में पहली बार स्थायी सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए संस्कृति को एक प्रमुख इंजन के रूप में स्वीकार किया। आप इस लाइन को कहीं यूज कर सकते हैं, जब संस्कृति का आपको गुणगान करना हो या संस्कृति के महत्व को दिखाना हो या संस्कृति में अर्थव्यवस्था के महत्व को दिखाना हो, तब भी ये दोनों पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। प्रदेश द्वारा सांस्कृतिक विकास के माध्यम से प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास एवं पर्यटन में वृद्धि को लक्षित करते हुए कार्य किया जा रहा है ना, जिसके लिए सरकार, आपको पता है, कई तरीके के सर्किट डिजाइन कर रही है, जिसके यहां पे हैं। संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्र नौकरियां और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत मंत्री है
और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्लवन प्रभाव भी उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में निवेश एकमात्र व्यय ना समझकर इसे सामाजिक आर्थिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। राज्य आनंद संस्थान एवं धार्मिक न्याय धर्मस्य विभाग ने के माध्यम से प्रदेश में बड़े श्री महाकाल लोक एकात्म धाम जैसे सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण हुआ है। श्री राम वन गमन पथ, श्री राम राजा लोक, दिव्य वनवासी रामलोक, श्री देवी महालोक, संत हृदयराम स्मारक आदि को सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब यहां से ये इंफॉर्मेशन तो हो गई, जब सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पे लिखने को आएगा तो आप ये इंफॉर्मेशन तो डाल ही देंगे। इससे जरूरी चीज है कि ये जो जो नाम दिख रहे हैं आपको, कौन से, श्री राम वन गमन पथ, श्री महाकाल लोक, एकात्म धाम, राम राजा लोक, दिव्य वनवासी राम लोक, श्री देवी महालोक, संत हृदयराम स्मारक, ये आखिर कहां है? प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा, इनकी लोकेशन को पूछेगा वो आपसे, फिर आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आया, है ना। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर अंतिम जो है हमारा पहले चैप्टर की जो अंतिम समीक्षा करनी है हमें, वो है खेल और युवा कल्याण। तो आप जानते हैं कि खेल के संबंध में मध्य प्रदेश अच्छा कार्य करते हुए हमें दिखाई दे रहा है ना, और सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है, और हाल ही में सरकार ने कहा है कि जो नेशनल मेडल प्राप्त करेगा उसको राज्य सरकार नौकरी भी प्रदान करेगी। तो खेल एवं युवा कल्याण राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ना केवल स्वस्थ और कुशल जनशक्ति का निर्माण करते हैं, कैसी स्वस्थ और कुशल जनशक्ति का निर्माण करते हैं, बल्कि पर्यटन और निवेश को भी आकर्षित करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के बच्चों की जो आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं वो उनकी आबादी 2 करोड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के जो लोग हैं उनकी आबादी 2 करोड़ है, लगभग 1/4। आप कहीं भी इसको डेमोग्राफी में यूज कर सकते हैं इस आंकड़े को। राज्य का खेल क्षेत्र अग्रणी बनाने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे विश्व स्तरीय खेल अकादमियों की स्थापना करना, खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इस विभाग का उद्देश्य राज्य और देश को अधिक से अधिक पदक और सम्मान दिलाना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जैसे खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, खेल वृत्ति, नगद पुरस्कार, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में स्पोर्ट हब बनाने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है? भोपाल में। एक और फैक्ट मिल गया। खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए विदेश भेजा जा रहा है, और विदेशी जो टीचर है उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। युवाओं को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए रेड रिबन क्लब का संचालन किया जा रहा है। रेड रिबन क्लब किससे संबंधित है? खिलाड़ियों को एड्स के प्रति जागरूकता प्रदान करने से संबंधित रेड रिबन क्लब। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व और श्रम के प्रति सम्मान की भावना को विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में देश में शीर्ष राज्यों में से एक है। तो यहां रेड रिबन क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना, इन दोनों को आप याद रखिए। रेड रिबन क्लब जो है एड्स से संबंधित जागरूकता के संबंध में है, और राष्ट्रीय सेवा जो योजना है वो विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व और श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें आज पहले चैप्टर में देखनी थी। कल हम इसका जो दूसरा चैप्टर है जो फाइनेंस से संबंधित है उसको हम शुरू करेंगे, है ना। तो उम्मीद है आज आपको ठीक लगा होगा ये लेक्चर। आप मुझे कुछ इनपुट दीजिएगा आपके, और कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि 6 से 8 लेक्चर के बीच में पूरा इकोनॉमिक सर्वे डिलीवर कर पाऊं। आप यहां देख रहे हो कि जो सारी चीजें हैं वो आपकी सिलेबस से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। मैं कहता हूं इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट होती है। यहां ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी बकवास नहीं है जो काम की नहीं हो, काम की हो आप ना हो आपकी, मतलब कुछ भी बकवास नहीं है, सारा का सारा आपके काम का है। इसलिए मैं इसको लेके आया हूं, मैं इस पर मेहनत कर रहा हूं, और ये स्लाइड्स में बहुत मेहनत करके आपके लिए डिजाइन करता हूं, बनाता हूं। आपकी भी मुझे सपोर्ट की जरूरत है ना। तो अगला लेक्चर में लेके आऊंगा कल इसका, जिसमें मैं कुछ हो सकता है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, है
है ना। तो जो 16 चैप्टर है उनको कोशिश करेंगे 6 से 8 लेक्चर में हम 16 चैप्टर को खत्म कर पाए। आज हमने इसका इंडेक्स देखा था कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उसमें पहला चैप्टर जो एक समीक्षा के रूप में था, जहां थोड़ी थोड़ी सब विषयों में बातें की गई थी, उसको आज हमने कंप्लीट किया है। तो थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।